हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केजीएस आईएएस संस्थान की तरफ से आने वाले बीपीएससी यानी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज। और ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने बिहार स्पेशल का टेस्ट सीरीज कर लिया है, जो कि टेस्ट 1 था। और ये टेस्ट 2 है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, यानी इसमें पूरे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूर औद्योगिक क्षेत्र का प्राथमिक औद्योगिक उत्पाद है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी लोहा और इस्पात। जर्मनी का रूर क्षेत्र मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है। रूर क्षेत्र जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया राज्य में स्थित है। इस क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से रूर बेसिन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कोयला निक्षेपों के कारण हुआ। लौह अयस्क का आयात राइन नदी के माध्यम से किया जाता है या किया जाता था, जिसने एक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान किया। छोटा नागपुर पठार को इसी खनिज संपदा के कारण भारत का रूर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में शामिल है समृद्ध कोयला भंडार जैसे गोंडवाना कोयला क्षेत्र, विशाल लौह अयस्क जैसे हेमेटाइट के भंडार। और इन संसाधनों ने इसे भारत का प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्र बना दिया है। उसके बाद है प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित है। उसके बाद है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची। और अन्य उदाहरण में देखें तो पेट्रोकेमिकल उद्योग है, जैसे ये तेल क्षेत्रों या प्रमुख बंदरगाहों के पास स्थित होता है। उदाहरण के तौर पर जामनगर भारत एक प्रमुख रिफाइनरी हब है। उसके बाद है उर्वरक उद्योग, तो यह मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है, न कि कोयले पर। और भारत में उर्वरक संयंत्र हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ इसमें स्थानीय या स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम है, और दूसरी तरफ वे कहाँ पे होते हैं, उससे संबंधित क्षेत्र और देश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मिल्पा कृषि होती है। तो मिल्पा कृषि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, टोंगिया म्यांमार में, चीना श्रीलंका और रोका ब्राजील में। उसके बाद है अगला प्रश्न कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण का कितना भाग अल्बिडो के रूप में वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 35%। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा के पास कौन सा वायुमंडलीय क्षेत्र निम्न दाब प्रणालियों, आरोही वायु धाराओं और व्यापारिक पवनों के अभिसरण द्वारा पहचाना जाता है। तो वो डोल्ड्रम्स के द्वारा पहचाना जाता है। उसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न है कि कार्बन चक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित करता है और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। ये सत्य है। महासागर प्रमुख कार्बन भंडार के रूप में कार्य करता है, जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयनों जैसे घुलित रूपों में कार्बन का संचय करता है। ये भी सही है। बैक्टीरिया और कवक द्वारा होने वाले अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। ये भी कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्थिरीकरण का प्राथमिक तंत्र है। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे ग्लूकोज यानी कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, जिससे उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। यह जैव मंडल में कार्बन के प्रवेश का मुख्य बिंदु है। महासागर सबसे बड़े कार्बन भंडारों में से एक है, और कार्बन को मुख्य रूप से इसमें संग्रहित किया जा सकता है, जैसे घुलित कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट। यह बफरिंग भूमिका महासागरों को वायुमंडलीय को कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण नियामक बनाती है। सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक द्वारा अपघटन से मृत कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन वापस वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाते हैं, जिससे जैविक कार्बन का चक्र पूरा होता है। शोषण कार्बन डाइऑक्साइड को अस्थायी रूप से नहीं हटाता, इसकी बजाय जीव शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह वायुमंडलीय कार्बन का एक स्रोत है, न कि सिंक है। अगर कार्बन के कुछ प्रमुख स्रोत और सिंक देखें तो स्रोत है शोषण, अपघटन, ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन का दहन। और कार्बन सिंक है महासागर, वन, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ और कार्बोनेट चट्टानें। कार्बन चक्र के प्रकार इस प्रकार हैं कि वायुमंडल, जीवित जीव, भूगर्भीय कार्बन चक्र को इस प्रकार है कि चट्टानें, जीवाश्म ईंधन, ज्वालामुखी। महासागरीय कार्बन चक्र इस प्रकार है कि विलीनीकरण और गहरे समुद्र में भंडारण। अगर इसमें मानवीय हस्तक्षेप के कारक देखें तो जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन। अगला प्रश्न है कोहरा और कुहासा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी इसमें से सही
नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला कथन इसलिए गलत है कि कोहरा में क्षैतिज दृश्यता 1000 मीटर या 1 किलोमीटर से कम होती है, जबकि कुहासा में दृश्यता 1000 मीटर और 5000 मीटर यानी 1 से 5 किलोमीटर के बीच रहती है, न कि 2 किलोमीटर तक। कोहरा क्षैतिज दृश्यता को 1 किलोमीटर से कम कर देता है और तब बनता है जब तापमान उषांक बिंदु तक पहुंच जाता है और संघनन केंद्रक मौजूद होते हैं। मैदानी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में धूल, धुएं और राख के कणों के कारण सामान्य है। कुहासा कोहरे की तुलना में कम सघन होती है और दृश्यता को 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच कम करती है और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक सामान्य है, जहां ऊपर उठती हवा तेजी से ठंडी होती है। कथन 2 इसलिए गलत है कि कुहासा में कोहरे की तुलना में कुल आर्द्रता अधिक नहीं होती, बल्कि कुहासा में प्रत्येक संघनन केंद्रक में आर्द्रता की एक मोटी परत होती है, जिससे बूंदें कम लेकिन बड़ी हो जाती हैं, जबकि कोहरे में कई महीन बूंदें होती हैं जो इसे सघन और दृश्यता कम करने में अधिक प्रभावी बनाती हैं। संघनन केंद्रक धूल, धुएं और लवण जैसे सूक्ष्म कण होते हैं, जिन पर जलवाष्प संघनित होकर कोहरा या कुहासा बनाती है। कोहरा अनिवार्य रूप से जमीन पर या उसके आसपास का बादल है। यह तब बनता है जब गर्म, नम हवा ठंडी सतहों या धाराओं के संपर्क में आती है। वायुमंडलीय दृश्यता का क्रम देखें तो पहला है हेज यानी धुएं, धूल जैसे नए शुष्क कणों के कारण। इसमें पानी का संघनन नहीं होता। उसके बाद है कुहासा, यानी जल संघनन द्वारा निर्मित होता है। इसके बीच दृश्यता 1 से 5 किलोमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट है कोहरा, ये सघन जल संघनन द्वारा निर्मित होता है और इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम होती है। उसके बाद है स्मॉग, यानी ये स्मॉग और कोहरा दोनों होता है। इसमें इसमें जहरीले प्रदूषक होता है और ये सर्दियों में शहरी क्षेत्रों में आम बात होती है। उसके बाद है कृषि पर प्रभाव। सर्दियों का कोहरा रबी फसलों जैसे गेहूं और सरसों को प्रभावित करता है। अल्पकालिक कोहरा लाभदायक हो सकता है क्योंकि यह वाष्पोत्सर्जन को कम करता है और मिट्टी की नमी को संरक्षित करता है। सतत घना कोहरा फसलों तक पहुंचने वाले प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण को कम कर देता है और इससे फसल की वृद्धि धीमी हो जाती है और कवक रोगों, विशेष रूप से झुलसा रोग को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तापमान व्युत्क्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। यह आमतौर पर शांत हवा वाली साफ रातों के दौरान सतह के तेजी से ठंडा होने के कारण विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अरब प्रायद्वीप तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह कौन सा है? तो ये बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेगा सिटी के शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 10 मिलियन से अधिक आबादी वाला एक महानगरीय क्षेत्र मेगा सिटी कहलाता है। इस शब्द को जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के आकार के आधार पर परिभाषित किया गया है, न कि इसके घनत्व या क्षेत्रफल के आधार पर। पहली मेगा सिटी अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क 1950 में दुनिया की पहली मेगा सिटी बना था और सबसे बड़ी मेगा सिटी टोक्यो है। और भारत में मेगा सिटी देखें तो ग्रेटर मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। नेक्स्ट है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन गलत है उसका चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जो पहला कथन है वो गलत है। इस चरण में जनसंख्या पिरामिड का आधार संकीर्ण और शीर्ष चौड़ा होता है क्योंकि जीवन प्रत्याशा उच्च होती है। और ये गलत इसलिए है कि प्रथम चरण की विशेषता उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, जबकि जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि नगण्य या बहुत कम होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंट्री पोर्ट शब्द का सही वर्णन करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी यह एक ऐसा केंद्र है जहां वस्तुओं का आयात, भंडारण और बिना किसी प्रसंस्करण के पुनः निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है, यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 1995 में डब्ल्यूटीओ 1995 में जीएटीटी के स्थान पर स्थापित हुआ है और ट्रिप्स की देखरेख करता है।
नेक्स्ट है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्नलिखित में से किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? ये रेल मार्ग मॉस्को से व्लादिवोस्तोक को आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण रूसी साम्राज्य के तहत 1891 से 1916 के बीच किया गया था और इसकी लंबाई लगभग 9289 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, एक में कथन है, दूसरे में कारण है। इसका सही उत्तर अगर देखा जाए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी ए और आर, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो कथन क्या है कि इंटरनेट ने चतुर्थक सेवाओं के वैश्विक विस्तार को सुगम बनाया है और इंटरनेट तकनीक के प्रसार ने दुनिया भर में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में स्वचालन को तेज कर दिया है। कारण जो है वो कथन की व्याख्या सही से क्यों नहीं करता है कि चतुर्थक सेवाओं का विस्तार मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेट वैश्विक स्तर पर जानकारी की तेजी से हस्तांतरण की अनुमति देता है। कृषि और विनिर्माण में स्वचालन इंटरनेट तकनीक का एक अलग प्रभाव है और यह ज्ञान आधारित सेवाओं के वैश्विक प्रसार के पीछे का मुख्य कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथनों का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इसमें एक और तीन सही है। यानी जनसंख्या आमतौर पर मध्यम जलवायु और विश्वसनीय वर्षा वाले क्षेत्रों में केंद्रित होती है और उपजाऊ मिट्टी, नदी घाटियां सघन जनसंख्या समूहों का समर्थन करती हैं। अधिक ऊंचाई, ऑप्शन दो अगर देखें, अधिक ऊंचाई और अधिक ठंडे क्षेत्रों में आमतौर पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, तो ये गलत है क्योंकि अधिक ऊंचाई और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व आमतौर पर कम होता है, अधिक नहीं होता। उसके बाद है चौथा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम रहता है, जिसका मुख्य कारण उच्च सौर विकिरण है जो रासायनिक अपक्षय को रोकता है। ये सही नहीं है। रेगिस्तान में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण पानी की कमी है, न कि रासायनिक अपक्षय। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची दो से मिलाना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक तरफ जनजातीय समूह है और दूसरी तरफ वे कहाँ पाए जाते हैं उससे संबंधित देश और क्षेत्र हैं और उनके नाम दिए गए हैं। तो पहला है मसाई जनजाति, जो कि केन्या में पाया जाता है। नवाजो जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओडावे जनजाति चाड में। और अचुआर जनजाति इक्वाडोर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड के प्रकार और उनसे संबंधित देशों के कौन से युग्म सुमेलित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी एक दो तीन तीनों सुमेलित हैं। यानी विस्तारित पिरामिड नाइजीरिया में, स्थिर पिरामिड संयुक्त राज्य अमेरिका में और संकुचित पिरामिड जर्मनी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन द्वारा विकसित भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सही है, तो सही का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। शैल छत्रक तब बनते हैं जब पवन चट्टानों के शीर्ष की तुलना में उनके आधार को अधिक अपवर्दित करती है, जिससे उन्हें मशरूम जैसा आकार मिलता है। और दूसरा है, यारडांग सुव्यवस्थित कटक होते हैं जो प्रचलित पवनों की दिशा में लंबवत रूप से कठोर बदलते और नरम चट्टानों के परतों के अपरदन के कारण बनते हैं। और तीसरा कथन हमारा गलत है। ज्यूजेन का निर्माण वहां होता है जहां कठोर चट्टान क्षैतिज रूप से कोमल चट्टानों के ऊपर होती हैं। नमी कठोर चट्टान नमी कठोर ऊपरी चट्टान के जोड़ों को चौड़ा कर देती है और पवन नीचे की कोमल चट्टान का अपरदन करती है, जिसे सपाट शीर्ष वाली लकीरें बन जाती हैं। नेक्स्ट है, एक में कथन है, दूसरे में कारण है और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कथन इस प्रकार है कि वाकर परिसंचरण में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण शामिल होता है। गर्म कारण है, गर्म पश्चिमी महासागर वायु को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है, जबकि ठंडा पूर्वी प्रशांत महासागर वायु को नीचे उतरने के लिए प्रेरित करता है और सतही हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर इस चक्र को पूरा करती हैं। नेक्स्ट है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में कौन सा कथन सही है।
इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कौन-कौन है? 1, 2 और 4 है। जैसे सतह की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षण द्वारा नियंत्रित होती है। नदियों से ताजे पानी की आवक तटीय क्षेत्रों में लवणता को कम करती है और महासागरीय धाराएं और पवनें विभिन्न क्षेत्रों में लवणता को पुनर्वितरित करती हैं। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि महासागर की उच्चतम लवणता भूमध्य रेखा पर नहीं, बल्कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर उच्च वाष्पीकरण को भारी संवहनी वर्षा द्वारा संतुलित कर दिया जाता है, जिससे लवणता कम हो जाती है। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क हवा के नीचे बैठने और बहुत कम वर्षा के कारण अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे लवणता अधिकतम हो जाती है। अगला प्रश्न है हम लोग का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ इसमें परत है और दूसरी तरफ इसमें विशेष उन परतों की विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं और घटता तापमान का पता चलता है। समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति है। मध्य मंडल में तापमान बहुत कम होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और ताप मंडल में आयन मंडल की उपस्थिति और बढ़ते तापमान का पता लगाते हैं। क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। और मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल, बारिश और तूफान इसी परत में होती हैं। सामान्य ह्रास दर के अनुसार तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल देखें तो ये इसमें ओजोन परत की उपस्थिति होती है और यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैला है। इसमें ओजोन परत होती है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है। पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और आमतौर पर मौसम की गड़बड़ी से ये मुक्त होता है। इसलिए जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं। उसके बाद है मध्य मंडल, तो इसका तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और यह 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। घर्षण के कारण अधिकांश उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं। लास्ट है ताप मंडल, तो इसमें आयन मंडल की उपस्थिति और बढ़ता तापमान है। यह लगभग 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें आयन मंडल होता है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है और लंबी दूरी के संचार में सहायता करता है। उच्च ऊर्जा वाले सौर विकिरण जैसे एक्सरे और यूवी के अवशोषण के कारण तापमान तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। नेक्स्ट है कि हिमनद अपरदन से निर्मित आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों सही है। सर्क गहरे बेसिन के आकार के गर्त होते हैं जो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर बनते हैं। हॉर्न नुकीली चोटियां होती हैं जो कई सर्कों के शीर्ष की ओर अपरदन के कारण बनती हैं। और अरेत संकीर्ण कटक होते हैं जो अपरदन के कारण दो आसन्न सर्कों के बीच बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय तल की एक विशेषता के रूप में अगाध मैदानों का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी विस्तृत समतल गहरे समुद्र के मैदान। नेक्स्ट है कि ठंडे क्षेत्रों में एक अपारगम्य जमी हुई उप मृदा के ऊपर जल से संतृप्त मृदा की मंद ढलानी गति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इसको मृदा सर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जल गर्तिका और अवनमित कुंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक न तो दो, यानी कि दोनों के दोनों सही नहीं है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि जल गर्तिका का निर्माण भंवर धाराओं यानी वृत्ताकार या घूमता हुआ जल के द्वारा होता है। जब बजरी या कंकड़ आधार शैल के किसी उथले गर्त में फंस जाते हैं, तो ये भंवर उन पत्थरों को बहुत तेज गति से घुमाते हैं, जो एक ड्रिल बिट की तरह काम करते हैं। यह अपघर्षण का एक उदाहरण है, जैसे कुकड़ी नदी में अहमदनगर महाराष्ट्र पर स्थित निगोज जल गर्तिका एशिया के सबसे बड़े जल गर्तिका क्षेत्रों में से एक है और ये बेसाल्ट चट्टानों में बने हैं। और दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि अवनमित कुंड जलप्रपात के तल पर गिरने वाले पानी के तीव्र प्रभाव और चट्टानी टुकड़ों के घूर्णी अपकर्षण के कारण बने बड़े और गहरे गर्त होते हैं। ये दोनों विशेषताएं नदी विकास के विशेष रूप से युवा जड़ों में नदी अपरदन की महत्वपूर्ण रूप है। जैसे ककोला जलप्रपात है जो कि नवादा जिला में है। लगभग 150 से 160 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जिससे एक गहरा और नमित कुंड बनता है।
दूसरा उदाहरण है करकटगल जलप्रपात, ये कैमूर जिला में है। यह गंगा की सहायक नदी कर्मनासा पर स्थित है और यह विंध्यन चट्टानी संरचनाओं में एक बड़ा अनियमित कुंड बनाता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के टिब्बे की विशेषता लंबी संकरी रेत की लकीरें हैं जो प्रचलित हवाओं की दिशा के समानांतर संरेखित होती हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी सीप। नेक्स्ट प्रश्न है, एक में कथन है दूसरे में कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन इस प्रकार है कि एक पोषी स्तर की केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होगी। इन कारण है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों से उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर एक दिशीय होता है। व्याख्या इसलिए नहीं करता है कि 10% स्थानांतरण की सीमा चयापचय प्रक्रियाओं द्वारा होती है और ऊष्मा गति की अक्षमता के दौरान ऊर्जा की हानि के कारण होती है, न कि इसलिए कि ऊर्जा का एक प्रवाह दिशीय है। एक दिशीय प्रवाह गति की दिशा की व्याख्या करता है, जबकि ऊष्मागत की हानि स्थानांतरणीय या हानि हस्तांतरणीय ऊर्जा की कम मात्रा की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताइवान जल डमरू मध्य के किन दो जल निकायों के मध्य एक नौवहन मार्ग के रूप में कार्य करता है? तो पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य काम करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओमान की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सऊदी अरब ओमान की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि समताप रेखाओं के वितरण के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। जनवरी माह में गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के ऊपर समताप रेखाएं उत्तर की ओर खिसक जाती हैं और महाद्वीपों के ऊपर भूमि की सतहों की तेजी से ठंडा और गर्म होने के कारण समताप रेखाओं में अधिक विचलन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कच्चे माल, श्रम, बिजली, परिवहन और बाजार की उपलब्धता औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करती है। सरकारी प्रोत्साहन उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि संकुलन का अर्थ है श्रम, परिवहन और सेवाओं को साझा करने के लिए उद्योगों का एक नए स्थान पर एकत्रित होना, और यह हमेशा फैलाव की ओर नहीं ले जाता। केवल अत्यधिक जमाव के कारण ही बाद में उच्च किराया, भीड़भाड़ और प्रदूषण जैसी आर्थिक विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, सूची वन को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल। और ओपेन का मुख्यालय कहाँ है? ये वियना ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सत्य है। यह कम टैरिफ या करों के माध्यम से विशेष व्यापारिक रियायतों की अनुमति नहीं देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देशों की व्यापार नीतियां पारदर्शी और अनुमानित हों, और यह विकासशील देशों के लिए विशेष रियायतें प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के घटक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत और अपेक्षित वर्ष, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। चूंकि शिशु मृत्यु दर एक स्वास्थ्य संकेतक है, इसलिए इसे मानव विकास सूचकांक के घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक में कथन है दूसरे में कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन इस प्रकार है कि अधिकतर उद्योगों की तुलना में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग उद्योग में बहुत अधिक बिजली की खपत होती है। कारण है कि इसमें एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए एल्यूमीनियम निकालने के लिए लगातार अधिक बिजली की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, सूची वन को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ सीमा रेखा है और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश या क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है।
ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। और 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशों और उनके प्रमुख बंदरगाहों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जिबूती का बंदरगाह घोउ बेट का बंदरगाह है। इरिट्रिया का बंदरगाह मसावा का बंदरगाह, इरिट्रिया में मसावा का बंदरगाह है। जबकि इथियोपिया सोमालिया की राजधानी है और मुख्य बंदरगाह है, न कि इथियोपिया की। इथियोपिया एक बहुआबाद देश है, इसका कोई अपना समुद्री बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ बंदरगाह के प्रकार है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। यानी समुद्री बंदरगाह समुद्री जहाजों के लिए उपयोग किया जाता है। नदी बंदरगाह कम गहरे पानी वाले जहाजों और नावों के लिए उपयुक्त होता है। मत्स्य बंदरगाह मछलियों को उतारने और वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और शुष्क बंदरगाह माल के भंडारण के लिए सड़क या रेल मार्ग द्वारा समुद्री बंदरगाह से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ घास के मैदान है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पम्पास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। और एस्टीपीज घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सोमालिया, इथियोपिया और इरिट्रिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका माना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। यह अफ्रीकी महाद्वीप को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है और यह भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित पोर्ट सईद को लाल सागर पर स्थित स्वेज शहर से जोड़ता है। पहला कथन इसलिए गलत है कि स्वेज नहर उत्तर पूर्व मिस्र, न कि उत्तर पूर्व पश्चिमी में स्थित श्वेत जलडमर को काटती है। यह अफ्रीकी महाद्वीप और एशिया के बीच भौतिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न हम देखें तो आर्थिक गतिविधियों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। पहला कथन इसलिए गलत है कि प्राथमिक गतिविधियां सीधे प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों पर निर्भर करती हैं। अधिकांश प्राथमिक गतिविधियां जैसे निर्वाह खेती, मछली पकड़ना, पशुपालन और संग्रहण श्रम प्रधान और लघु स्तर की होती हैं। बड़े पैमाने पर पूंजी प्रधान उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र की विशेषता है, न कि प्राथमिक क्षेत्र की। और दूसरा कथन इसलिए गलत है कि प्राथमिक गतिविधियों में बिना किसी प्रसंस्करण के प्राकृतिक संसाधनों का सीधे निष्कर्षण शामिल है। द्वितीय गतिविधियों में कच्चे माल को तैयार माल में बदलना शामिल है, जिसमें मूल्यवर्धन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चागोस द्वीप समूह की रणनीतिक स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह मध्य हिंद महासागर में भारत और मॉरिशस के ठीक बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि एक्सेक्यूबिको क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक क्षेत्रीय विवाद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये गुयाना और वेनेजुएला के बीच एक विवाद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खानाबदोश पशुचारण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट है कि गुफाओं के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही है। स्टेलेक स्टेलेक्टाइट्स गुफा की छत से लटकने वाली संरचनाएं होती हैं जो नीचे की ओर पतली होती जाती हैं। और स्टेलेग्माइट्स गुफा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ने वाली संरचनाएं होती हैं जो टपकते पानी के निक्षेपण से बनती हैं। स्तंभ तब बनते हैं जब स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स बढ़कर आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है पार्लो पार्जोलाइजेशन और लेटराइजेशन के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इन दोनों कथन सही है। तो पाइजोलाइजेशन ठंडे और आर्द्र क्षेत्र में होता है और इसमें ऊपरी मृदा परत से खनिजों का अपक्षालन या लीचिंग हो जाता है। और लेटराइजेशन गर्म और आर्द्र जलवायु में होता है और इससे मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम का संचय होता है।
नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर किसी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें अजैविक और अजैविक घटकों के साथ उसकी अंतःक्रियाएं शामिल हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये पारिस्थितिकी निकेत होता है। नेक्स्ट है कि वर्षा की प्रक्रियाओं के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इन दोनों कथन सही है। संवहनीय वर्षा तब होती है जब सतह के अत्यधिक गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठती है, फैलती है और संघनित होती है। और पर्वतीय वर्षा तब होती है जब नम हवा किसी पर्वतीय अवरोध के ऊपर उठती है, जिससे वह ठंडी हो जाती है और वर्षा होती है। एंड नेक्स्ट है कि किसी दिए गए तापमान पर हवा में अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता की तुलना में उसमें मौजूद वास्तविक नमी का प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो उसको सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है।